सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स डे। दिस इज सूरज मौर्य। एग्जाम का डेट आपके सामने काफी शॉकिंग है एकदम भाई। यकीन नहीं हो रहा है जब उन्होंने बोला भाई कि 20 जुलाई से 25 जुलाई, मुझे ऐसा लगा 30 जुलाई टू 25 जुलाई। और मैं कहा भाई आदमी ऐसा गलत कैसे बोल सकता है, 25 टू 30 बोलेगा। बट फिर भी भाई मुझे ये लगा, फिर बाद में पता चला कि भाई नहीं, ये 20 तारीख से 25 तारीख तक होने वाला है। एंड ये यार अप्रिसिएबल नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से समझो कि भाई आप आज 6 तारीख है और आप 6 तारीख को बता रहे हो भाई कि आज से 13 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो भाई एटलीस्ट कोई भी नोटिफिकेशन आप 20 दिन 25 दिन पहले दो तो ज्यादा समझ में आती हैं चीजें, या पहले से डेट्स क्लियर हो। बट अब बच्चों का क्या हो, देखो यार ह्यूमन नेचर है, हमारी आपकी गलती नहीं, ये सबकी गलती है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे जो भी बंदा हो, जैसे उसे एक टास्क दिया जाए कि भैया ये 7 डेज का टास्क है, आपको इसमें कंप्लीट करना है, तब तो भाई वो कंप्लीट कर लेगा भाई कि मेरे पास गिने चुने समय है 7 दिन का। अगर उसे पता नहीं है और सपोज उसे कह दिया जाए भाई ये एक्स टास्क आपको करना है, करते रहो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कब चाहिए, और अचानक में आके यहां पे बताता है बंदा कि भाई अब तेरे पास 1 से 2 दिन है और तू टास्क कंप्लीट करके दे, नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हम सीरियस तभी होते हैं जब हमारे पास एक डेडलाइन होती है, लास्ट पीरियड जिसे हम बोलते हैं कि अब मुझे पता चल गया कि आज से 25 दिन बाद एग्जाम है, इस 25 को मैं 50 दिन बना सकता हूं। बट अब इस चांस में हुआ क्या भाई, बच्चे एकदम परेशान हो गए, होपलेस हो गए भाई। उन्हें लग रहा है कि भाई अब क्या किया जा सकता है। देखो सबसे पहली बात तो नर्वस होने वाली बात नहीं है। एक बार डेट्स की बात करते हैं। 20 से 25 जुलाई पहला एग्जाम, 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आपका दूसरा एग्जाम होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो जो 4 अटेम्प्ट थे उसका मतलब नहीं रह गया, उसका कोई भी सेंस नहीं रह गया कि भाई 4 अटेम्प्ट की बात भी है। क्यों नहीं रह गया, बात समझने की कोशिश करना। ये 2 एग्जाम है, सारे बच्चे बताओ भाई कोई बेनिफिट है क्या? क्या तुम इस 2 दिनों में बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लोगे? नहीं, आपका नॉलेज सेम रहने जा रहा है, हर चीज सेम रहने जा रहा है। कहीं ना कहीं इन दोनों एग्जाम को बदले अगर आपने एक एग्जाम भी लिया होता तो भी ठीक था। बट भाई इनके पास टाइम लिमिटेड था, इनको 2 एग्जाम लेना ही लेना था। रजिस्ट्रेशन हो चुके थे बच्चों को पता चल चुका था। वॉट एवर भाई, जो भी चीजें हैं अब इसमें हम कुछ बदल नहीं सकते। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आप ध्यान से सुनना। भाई आप लोगों को अभी लग रहा होगा, कई बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे होंगे, उनके दिल धक 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 कर रहा होगा भाई, हार्ट बीट बढ़ गई होगी। उन्हें लग रहा होगा यार अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया भाई, अब मैं क्या कर सकता हूं। देखो सबसे पहली बात, 2 एस्पेक्ट की बात करते हैं कि भाई जो सिंसियर बच्चा रहा होगा, जो सीरियस होकर पढ़ाई की होगी, वो तो खुश हो जाएगा भाई, चलो जल्दी से मेरा हेडेक खत्म होगा। जो बच्चे सीरियस नहीं थे, जो बच्चे उतने सिंसियर नहीं थे, उनका क्या किया जा सकता है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तो सीरियस वाले बच्चों की बात होगी। ऐसा तो है नहीं कि जितना दिन आपका टाइम मिला, अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, अब जुलाई चला, क्या इस 3 महीने में तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा? ध्यान से देखोगे, ध्यान से पाओगे तो तुमने भी काफी कुछ पढ़ रखा है। जरूरत एक चीज की है, रिवीजन की। ये चीज तुम्हें करनी ही करनी भाई। अब नए चीज के पीछे ज्यादा मत भागना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, जहां से प्रॉब्लम मिले आप करते जाना। जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ रखे हैं किसी भी चीज को, उन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ रखी है, एक बार उस थ्योरी को सारा कुछ रिवाइज कर लेना, तब जाके आगे काम आप करना। गुड और बैड? मेरे हिसाब से बैड है ना। जो अच्छे बच्चे होंगे, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की होगी, उनके हिसाब से गुड है। जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई उनके लिए बैड है। ये रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी बात चलेगी भाई, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है। क्लियर? बट अगर डिसीजन की, ओवरऑल डिसीजन की बात करें, दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन। इस डिसीजन पे ना आप एग्री हो ना कोई एग्री है कि भाई आप इतनी जल्दी एक तो अनाउंसमेंट दे दिए भैया 20 जुलाई से आपका एग्जाम है। दूसरी बात, गलती दूसरी है कि 2 दिन का आपने बीच में गैप दिया। एटलीस्ट 15 दिन तो देना चाहिए ना भाई। आदमी उस 15 दिन में अपने आप को काबिल, 4 अटेम्प्ट करने का मतलब क्या था कि भाई एक बच्चा एग्जाम दे दिया, फिर 15-20 दिन और पढ़ाई किया, अपनी गलतियों को परखा, फिर दूसरा एग्जाम दिया। अब तो 4 अटेम्प्ट का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो बैड आइडिया ओवरऑल। अब क्या किया जाए? सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिवीजन है। देखो अब 2 कैटेगरी का अगर मैं बात करूं, जो बच्चे पूरे के पूरे पढ़ चुके हैं, कंप्लीट सिलेबस उन्होंने कर लिया भाई, तो कंप्लीट सिलेबस जिन्हें पूरी की पूरी चीजें याद भी हैं, ऐसा नहीं कि भाई हवाई में चल रहे हो एकदम इधर उधर, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो जिन्होंने भैया कंप्लीट सिलेबस कर रखा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट देने, एनटीए वाले दो, चाहे जहां से भी आप उठा के दो। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई की है,
है ना, वो उतने सिंसियर नहीं रहेंगे भैया मैं सारी चीजों को कवर कर पाया, नहीं पढ़ पाया। चलो मैं मानता हूं तुमने x% सिलेबस कवर किया, ठीक है, x% सिलेबस आपने कवर कर लिया, ठीक है भाई, तो एटलीस्ट इस पोर्शन को तुम स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, इस पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर लो। ये ना हो भाई इस 3 महीने में जो तुमने जीओसी पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा, सब कुछ भूल गए, कोई मतलब ही नहीं निकला। एटलीस्ट जितना तुमने नॉलेज ग्रैब किया है इस 15 दिनों में, 13 दिन, वैसे हार्डली 13 दिन ही बचे हैं, तो इस दिनों में भाई आप उसे ग्रैब करो, उस चीज को फिर से रिकॉल करो माइंड मैप में, और उसे एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो भाई। एटलीस्ट जितना तुमने x% किया है इतना % आपका मार्क्स भी आ जाए कम से कम। हालांकि ये मुश्किल होता है कि भाई आपने 200 नंबर का पढ़ा तो आपका 200 आ ही जाएगा, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है। अब इसके लिए भाई कई बच्चे ये पूछते हैं भैया ऐसे कौन से टॉपिक्स जो इजी होते हैं जिसे मैं कर लूं और मेरा काम बन जाए। तो अब इसके लिए भी बात आती है भाई कि ऐसा क्या किया जा सकता है। मैथ में, मैं पर्टिकुलरली आपको मैथ का टीचर हूं तो मैं मैथ का ही बताता हूं आपको कि मैथ में ऐसी ऐसी चीजें आप पढ़ लो ताकि भाई आपका नंबर बूस्ट हो सके। ध्यान से सुनो, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो मुझे लगता है भाई जो आसान चीजें आती हैं, सबसे पहले तो भाई हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें यार जिसे आप इग्नोर कर देते हो, और इसमें आपका मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाता है और साथ ही साथ में स्टैटिस्टिक्स भी लेके चलते हैं। तो ये इसमें से 2 टॉपिक से तो मिनिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इजी आता है। दूसरी बात कर दें भाई मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये आपको देखने में कठिन लगता है और लोग बोलते हैं उतना आसान, बट ठीक ठाक आता है। मतलब अगर तुम थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ाई की हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी आप अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। अब इसके बाद देखो भाई, लोगों को पता नहीं कैसे वेक्टर और 3D कठिन लगता है, बट आप ट्रस्ट मानो भाई वेक्टर अलजेब्रा की चलो बात करते हैं, 3D छुड़ा दो, अगर 3D के भी आसान आते, ये इजी आता है। ये सारे मैं आपको इजी टॉपिक्स बता रहा हूं जो आप करके जाओगे तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे विदाउट ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो ये टॉपिक्स वो हैं जिनमें आप लेस प्रैक्टिस के बेसिस पे काम कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये कहानी हो गई, और इसमें हम कुछ चैप्टर्स जैसे एओडी भी बहुत कम प्रैक्टिस मांगता है भाई। आप अगर देखोगे पीवाईक्यूज वगैरह तो आपको लगेगा भाई कि एओडी में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही कम प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं भाई एओडी के बाद आप और कुछ चैप्टर्स देख लेते हो। अब जैसे कि हम बात करें भाई सीजी की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी तो है, बट ये आपको प्रैक्टिस चाहिए भाई। अगर बिना प्रैक्टिस के आप चले जाओ तो फिर आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं, तो सीजी में प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन बात करें, कभी कभी इजी आ जाता है, कभी कभी आपका टफ आ जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इजी आता है, ये आप इजी कैटेगरी में भी रख सकते हो। ये इजी प्लस मीडियम हार्ड ये तीनों तरह के पूछे जाते हैं, बट ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हार्ड नहीं मीडियम ही पूछा जाता है, ओके। और पीएनसी प्रोबेबिलिटी ये डिपेंड करता है भाई कि आपका कैसा पूछा जा सकता। अगर आपका स्ट्रांग है, जैसे इस बार इजी क्वेश्चंस पूछ दिए थे, 2-2 3-3 पूछ दिए थे, तो इस तरीके से भी आप चीजों को डिवाइड कर सकते हो। सीक्वेंस सीरीज एक ऐसा टॉपिक जिसे हर बच्चा कर सकता है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर मैं देखूं तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत ज्यादा इजी आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स के बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कहानी है कि आप मैथ में क्या करने जा रहे हो। ऐसे ही भाई जो वीक स्टूडेंट है जिन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं कर रखी है, अपना एक लिस्ट बना लो भैया कि अब मेरा 13 दिन का इतना गोल है, 13 डेज का मेरा ये गोल है, मुझे ये कंप्लीट करना है, चाहे जिस हाल में करना है, करना तो है ही, है ना। मेन फोकस ये रखना मेरे भाई कि तुम लोग इस बात को मत भूल जाना कि जो तुमने प्रीवियस 3-4 महीनों में पढ़ा उसे भूल जाओ। अगर तुमने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है, जहां भी तुमने नोट्स बना रखा है उस नोट्स को एक बार देखो, खोलो, उसे अपने माइंड में रख लो। तो ये सारी चीजें यार ऐसी हैं जिसे आप फॉलो करके थोड़ा सा बेहतर जरूर कर सकते हो। और पहली बात तो भाई एकदम रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन होके सारी चीजों को परफॉर्म करो, एकदम रिलैक्स होना जरूरी है, ठीक है। और हो सकता है भाई रैंकर्स मैथ एक चैनल है जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक भी देख पाओगे, है ना, या फिर आप रैंकर्स टाक करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उस पर हो सकता है मैराथन वगैरह क्लासेस में आपकी मैथ की पर्टिकुलर लास्ट में जाके करा दूं अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि भाई मैराथन में 12 घंटे में क्या कवर कराया जाए, तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं करा दूंगा। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और यार मैं तो यही बोलूंगा भाई कि गलत सही अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, अब आपको एक फिर से उड़ान भरने की जरूरत है। जो भी दिन बचे यार, 13 दिन अपने जिंदगी के सबसे वर्स्ट डेज, अच्छा जैसे आपसे कहा जाए भाई जिसे हम एकदम खराब दिन बोलते हैं, वही मान के पढ़ाई कर लो
कि भाई 13 दिन आपको कोई अदर एक्टिविटी नहीं करना है, अदर कोई करिकुलम नहीं करना है। ये 13-14 दिन भाई आप अपने जिंदगी के थोड़ा सा संघर्ष वाले दिन मान के काम कर लो। हो सकता है भाई जो तुम्हारा प्रीवियस पढ़ाई था वो हो सकता है भाई आपका इंप्रूव यहाँ पे हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं भाई, तो इसे आप यूटिलाइज करो। कई बच्चे हैं इस 13 से 14 दिन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इसी डे को 28 दिन के इतना प्रोडक्टिव बना लेंगे। कई बच्चे जो टेंशन ले रहे हैं भाई ये 13-14 दिन वो 5 दिन के बराबर कर लेंगे। तो भाई ये वाले फेज में मत जाना, मैं तो यही उपाय बताऊंगा, इस वाले फेज में जाना, हैप्पी होके रिलैक्स होके भाई अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जितना पढ़ा है भाई रिवाइज करो, जिन्होंने बहुत पढ़ रखा है मॉक टेस्ट दो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलिए फिर एवरीवन बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।